दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि आईटी और टेक का मतलब सिर्फ बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे है। लेकिन दोस्तों, गेम पलट चुका है। जो काम कल तक सिर्फ साउथ के स्टेट्स के अंदर होता था, आज वो उत्तर भारत की जमीन पर हो रहा है। इनोवेशन, सेमीकंडक्टर्स, एआई, स्पेस और डिफेंस, इन सब में नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बाद में दुनिया की कोई भी ताकत भारत को सुपर पावर बनने से रोक नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि वो खुफिया मास्टर प्लान है जिससे देख करके चाइना की रातों की नींद उड़ी हुई है और अमेरिका, यूरोप से लेकर के रसिया तक इस पर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा ग्लोबल गेम है जिसकी भनक अगर पहले लग जाती तो शायद ड्रैगन आज से 10 साल पहले से ही भारत को रोकने की पूरी ताकत लगा देता। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जिस देश को दुनिया सिर्फ एक बाजार समझती थी, वो अचानक दुनिया की सबसे क्रिटिकल सप्लाई चेन का मास्टरमाइंड बन गया है। सोचिए, अगर वो राज्य जिसे कभी सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता था, वो अचानक से एडवांस वेपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स का ग्लोबल नर्व सेंटर बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा जब चाइना की फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाले सस्ते मैन पावर का घमंड भारत के ही एक राज्य के सामने घुटने टेक दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इसी बात को लेकर के कह रहा है कि हम चाइना वाली गलती भारत के साथ में नहीं करने वाले हैं? तो दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर जो कुछ हो रहा है वो किसी बवंडर से कम नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े और पॉलिटिकली सबसे क्रिटिकल राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, दशकों तक एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि यूपी और बिहार का मतलब है सिर्फ अनस्किल्ड लेबर। साउथ इंडिया के स्टेट से लेकर के मिडिल ईस्ट और यूरोप तक इन राज्यों के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मजदूरों ने दूसरों के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं। कई बार इन्हें दोयम दर्जे का व्यवहार भी झेलना पड़ा। उनके टैलेंट को अंडर वैल्यू किया गया और इन्हें सिर्फ एक चीप लेबर फोर्स की तरह ट्रीट किया गया। लेकिन अब इस पूरी कहानी के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसने बीजिंग से लेकर के वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ये करोड़ों का स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स साउथ इंडिया या फिर विदेश जाने के बजाय अपने ही घर में यानी कि यूपी और बिहार के अंदर ही रुक जाए और वहां लग रही वर्ल्ड क्लास डीप टेक इंडस्ट्री के अंदर काम करने लगे, तो फिर क्या होगा? दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी जिस सस्ते और स्किल्ड लेबर के दम पर दुनिया को डराती है, अगर वही ताकत यूपी के पास आ जाए तो कोई भी जियोपॉलिटिकल ताकत भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने से नहीं रोक सकती है। लेकिन असली सवाल यहीं से स्टार्ट होता है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है यूपी के अंदर जिसने दुनिया भर के थिंक टैंक्स को अलर्ट पर डाल दिया है? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें उस मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करना होगा जो सिर्फ पॉलिटिकल रैलियों में नहीं बल्कि बंद कमरों के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ में खेला जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आज के दौर में सोने से भी ज्यादा कीमती है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबीज। अब तक भारत अपने मोबाइल, कंप्यूटर और एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए इन सर्किट बोर्ड्स का 90% से ज़्यादा हिस्सा विदेशों से, खास करके चाइना और ताइवान से इंपोर्ट किया करता था। लेकिन अब यूपी का जेवर इलाका इस डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म करने जा रहा है। सरकार के ताज़ा प्लान के मुताबिक अब भारत में ही 20 से 22 लेयर वाले बेहद एडवांस पीसीबीज बनाए जाएंगे। इसके लिए जेवर के अंदर एम्बर एंटरप्राइजेस और साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी कोरिया सर्किट के बीच में 3,250 करोड़ रुपए का एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट हो रहा है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का डिक्लेरेशन है। हर साल भारत इन सर्किट बोर्ड्स को मंगाने में जो 40,000 करोड़ रुपए फूंकता था, वो अब सीधे तौर पर बचने लग जाएंगे और अब प्रोडक्शन भारत के अंदर ही होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर चाइनीज कंपनीज का प्राइसिंग एडवांटेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। बात सिर्फ असेंबली लाइन की नहीं है।
दोस्तों दशकों तक भारत सिर्फ बाहर से पार्ट्स मंगवाकर इन्हें स्क्रू ड्राइवर से कसने का काम किया करता था, लेकिन अब फोकस डीप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। जेवर के अंदर जो नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है वो एक पूरा इकोसिस्टम है। एम्बर एंटरप्राइजेज 100 एकड़ के अंदर 3,500 करोड़ का एक और प्लांट लगा रही है। यहां हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट पीसीबीज और सेमीकंडक्टर सबट्रैक्ट बनेंगे। दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि कल तक जो यूपी का युवा बेंगलुरु, चेन्नई या फिर सियोल में जाकर के ऐसी मशीनों पर काम करता था, वो अब नोएडा और जेवर के अंदर अपने घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही बैठ कर के ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा। जब किसी स्टेट के अंदर 3,000 से ज्यादा डायरेक्ट और हजारों इनडायरेक्ट हाईटेक जॉब्स प्रोड्यूस होंगी तो वहां की पूरी इकोनॉमी का डीएनए बदल जाएगा। और यही कारण है कि साउथ के वो स्टेट्स जो अब तक यूपी और बिहार के माइग्रेंट्स लेबर पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा अलार्म है। दोस्तों अगर ये रिवर्स माइग्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो साउथ की कई इंडस्ट्रीज को सीरियस लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यूपी एक अनस्टॉपेबल पावर हाउस बन जाएगा। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझिए, पीसीबी तो सिर्फ एक बेस है, असली लड़ाई है सेमीकंडक्टर की। वो छोटी सी चिप जो आपके स्मार्टफोन से लेकर के फाइटर जेट्स, नेवल सबमरीन्स और स्पेस सैटेलाइट्स तक को कंट्रोल करती है। दुनिया के देशों के अंदर इस वक्त चिप वॉर चल रही है। अमेरिका चाइना को ब्लॉक कर रहा है, चाइना ताइवान को डरा रहा है। ऐसे में भारत ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और इस रिस्क का एपिसेंटर भी उत्तर प्रदेश ही है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि YEIDA का सेक्टर 28 भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। दोस्तों यहां हीरा नंदानी ग्रुप का जॉइंट वेंचर टार्क सेमीकंडक्टर्स लगभग 27,000 करोड़ रुपए का एक मेगा फैब फैसिलिटी बना रहा है। इसके साथ ही HCL ग्रुप की वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स भी 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो खबर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के रडार पर है वो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता। नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से अमेरिका की स्पेस फोर्स के साथ मिलकर के जेवर के अंदर शक्ति नाम का एक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगाया जा रहा है। दोस्तों भारत सेमी और थर्ड आईटेक मिलकर के यहां इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स बनाएंगे। ये वो चिप्स नहीं हैं जो खिलौनों में लगती हैं, ये वो एडवांस चिप्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन रडार्स, मिसाइल सीकर्स और ड्रोन कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कल तक जो तकनीक अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी देने से कतराता था, वो अब उत्तर प्रदेश की धरती पर मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। ये चाइना के लिए एक सीधा मैसेज है कि भारत अब सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं है बल्कि एक क्रिटिकल मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकली सप्लायर बन चुका है। जो बात सामने दिख रही है, असली गेम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हम सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे हैं। आज की दुनिया डेटा और एल्गोरिदम से चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI अगला फ्रंटियर है और यहां भी यूपी सरकार एक बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच अपना रही है। लखनऊ को भारत की पहली AI सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसके लिए एक ऐसा AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर 10,000 GPU और मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सरकार AI का करेगी क्या? तो दोस्तों इसका जवाब छिपा है यूपी एग्रिस प्रोजेक्ट के अंदर। 10 लाख किसानों को सीधे AI आधारित स्मार्ट इरिगेशन और ड्रोन मैपिंग से जोड़ा जा रहा है। फतेहपुर जैसे शहर के अंदर देश का पहला AI आधारित ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर खुल चुका है। दोस्तों यूपी के 17 नगर निगमों के अंदर फेस रिकॉग्निशन और AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाइव हो चुका है। लेकिन सबसे क्रिटिकल है AI प्रज्ञा इनिशिएटिव। दोस्तों इस एक प्रोग्राम के तहत 10 लाख युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंटेल जैसी ग्लोबल टेक जॉइंट्स की सपोर्ट से। दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक तरफ जेवर के अंदर हार्डवेयर बन रहा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर सॉफ्टवेयर और AI का दिमाग तैयार हो रहा है।
जब ये दोनों फोर्सेज एक साथ मिलेंगी तो दोस्तों जो टैलेंट पूल क्रिएट होगा वो सिलिकॉन वैली को भी हैवी कंपटीशन देने वाला होगा। लेकिन दोस्तों ये सब अधूरा है अगर आपके पास में अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने की ताकत नहीं है, और यहीं पर एंट्री होती है डिफेंस सेक्टर की, जो इस पूरी स्ट्रेटजी का सबसे लीथल हिस्सा है। दोस्तों यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोई कागजी योजना नहीं है, ये एक ऐसा ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। दोस्तों अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, इन 6 नोड्स के अंदर भारत का नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री हार्डवेयर रेडी हो रहा है। आप सोचिए, लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार हो रही है, जहां ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलें बनेंगी। ये मिसाइलें पुरानी ब्रह्मोस से छोटी, हल्की लेकिन कहीं ज़्यादा पावरफुल होंगी। इन्हें सुखोई 30 MKI के अलावा तेजस फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और राफेल के ऊपर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। दोस्तों जब ये मिसाइलें एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर उतरेंगी तो साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के देश चाइना की हथियारों के बजाय भारत के हथियारों की लाइन के अंदर खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यूपी के अंदर सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बन रही है, कानपुर को आर्टिलरी और एम्यूनेशन का हब बनाया जा रहा है। दोस्तों अडानी डिफेंस ने कानपुर के अंदर साउथ एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया है, जहां छोटे हथियारों की गोलियों से लेकर के आर्टिलरी सेल्स और स्मार्ट वेपन बनाए जा रहे हैं। झांसी के अंदर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का प्लांट लगा रही है। अलीगढ़ के अंदर ड्रोन्स, एविएशन कंपोनेंट्स और डिफेंस पैकेजिंग का काम जोरों पर है। दोस्तों कोई भी देश ग्लोबल सुपर पावर तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री स्ट्रांग ना हो जाए। आज तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रसिया, इजराइल या फ्रांस की तरफ देखा करता था। हर साल बिलियन ऑफ डॉलर्स डिफेंस इंपोर्ट के ऊपर खर्च होता था, लेकिन अब ग्लोबल पावर डायनेमिक्स बदल रहे हैं। रसिया यूक्रेन वॉर ने साबित कर दिया है कि अगर आप अपने वेपन सप्लाई चेन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हैं तो आप कभी भी ब्लैकमेल हो सकते हैं। लिहाजा भारत ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूपी के कंधों पर डाल दिया है। दोस्तों जब कानपुर की फैक्ट्रीज में बनी आर्टिलरी गन्स और लखनऊ में बनी मिसाइलें इंडियन आर्मी और नेवी को मिलेंगी तो इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि भारत एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर हाउस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। दोस्तों अमेरिका और यूरोप के थिंक टैंक्स इस डेवलपमेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों उन्हें पता है कि अगर भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम रेडी कर लिया तो एशिया पैसिफिक के अंदर पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल जाएगा। चाइना का जो एग्रेसिव पोस्चर साउथ चाइना सी या लद्दाख के अंदर रहता है उसे काउंटर करने के लिए भारत को किसी भी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। आज खुद वो सुपर पावर बन जाएगा। दोस्तों अब जरा डॉट्स को कनेक्ट कर लीजिए। एक तरफ जेवर के अंदर सेमीकंडक्टर और पीसीबीज बन रहे हैं जिनका इस्तेमाल आधुनिक हथियारों के गाइडेंस सिस्टम और कम्युनिकेशंस के अंदर होता है। दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर एआई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जो फ्यूचर के ऑटोनोमस ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर का बेस है। और तीसरी तरफ डिफेंस कॉरिडोर के अंदर हार्डवेयर बन रहे हैं। ये सब कुछ आइसोलेशन के अंदर नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी सोची समझी और वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसे नैरेटिव सेटिंग के जरिए एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया जा रहा है। दोस्तों मोदी और योगी सरकार का ये विजन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। यूपी को अब एक बीमारू राज्य नहीं बल्कि एक डीप टेक और डिफेंस पावर हाउस के रूप में रीब्रांड किया गया है और इसका सीधा असर भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड पर भी पड़ने वाला है। दोस्तों जिस राज्य की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है, अगर वहां का युवा स्किल्ड हो गया, अगर उसे अपने ही राज्य के अंदर वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिल गया तो चाइना की जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाली इमेज है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। चाइना का पूरा मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स सस्ते लेबर और मास प्रोडक्शन के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन अब वहां लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है और ग्लोबल टेक कंपनियां चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत नए ठिकाने तलाश रही हैं। ऐसे में वियतनाम और थाईलैंड जैसे छोटे देश एक हद तक ही अल्टरनेटिव बन सकते हैं। असली स्केल और वॉल्यूम सिर्फ भारत दे सकता है और भारत के अंदर वो स्केल सिर्फ यूपी और बिहार के पास में है। जब इन राज्यों का वर्कफोर्स घर पर ही रह करके हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लग जाएगा तो भारत का एक्सपोर्ट ग्राफ एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेगा और यही वो बीजिंग के हुक्मरानों की नींद उड़ा रहा है।
दोस्तों उन्हें पता है कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर सही ट्रैक पर आ गया तो अगले 20 सालों के अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगी। दोस्तों इस पूरी कहानी के अंदर इनोवेशन पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल है। यूपी की 2024 की स्टार्टअप पॉलिसी सिर्फ कागजों के ऊपर घोषणा भर नहीं है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के युवाओं को हर महीने 15,000 रुपए का अलाउंस और 5 लाख की सीड कैपिटल देना एक बहुत बड़ा पुश है। एम युवा योजना के तहत हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है। आज यूपी के आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स छोटे शहरों से आ रहे हैं। एग्रीटेक, ड्रोन, स्पेस टेक और 5G, 6G जैसे सेक्टर्स के लिए भी 1,000 करोड़ का यूपी स्टार्टअप फंड बनाया गया है। यहां तक कि पेटेंट फाइल करने का खर्च भी सरकार उठा रही है। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम बने जहां आइडियाज को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में कोई भी रुकावट नहीं आए। दोस्तों हायर एजुकेशन इंसेंटिव पॉलिसी 2024 के जरिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि यूनिवर्सिटी से निकलने वाले स्टूडेंट्स सीधे इंडस्ट्री के लिए रेडी हो, उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग की जरूरत ही ना पड़े। ये सारी चीजें मिलकर के एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही हैं जिसे भेद पाना अब किसी भी विदेशी ताकत के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों यूपी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स या इकोनॉमी का मुद्दा नहीं है, ये 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स आर्किटेक्चर का एक नया पिलर है। जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसरो के मिशंस में इस्तेमाल होने वाले कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन भी अब यूपी के डिफेंस और एरोस्पेस क्लस्टर से जुड़ने लगी है। दोस्तों स्पेस फोर्स के साथ में सेमीकंडक्टर की डील इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ग्लोबल स्पेस रेस के अंदर अब यूपी का इंडस्ट्रियल बेस एक साइलेंट पार्टनर बन चुका है। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो अपने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को छिपा करके रखती है, वो अगर जेवर के अंदर आकर के गैलियम नाइट्राइड चिप्स बना रही है तो इसका मतलब है कि उन्होंने भारत के टैलेंट और यूपी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट का एक दूसरा पहलू भी है जो भारत के इंटरनल डायनेमिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों दशकों से हमने देखा है कि कैसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या सूरत की इकोनॉमी यूपी और बिहार के लेबर फोर्स के ऊपर टिकी रही है। दोस्तों वहां लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इन प्रवासियों को लेकर के कई बार टकराव भी हुए हैं, लेकिन सोचिए जब यूपी में ही लाखों हाई पेइंग और ब्लू कॉलर जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा रिवर्स माइग्रेशन होगा। ये रिवर्स माइग्रेशन साउथ और वेस्ट के राज्यों में लेबर शॉर्टेज पैदा कर सकता है, जिससे वहां की इंडस्ट्री को या तो ऑटोमेशन की तरफ जाना होगा या फिर वेजेज बढ़ाने होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में भारत की ओवरऑल इकोनॉमी एक नए लेवल पर इन्वॉल्व हो जाएगी और दूसरी तरफ यूपी और बिहार का जो पैसा बाहर जाता था या जो लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च किया करते थे, वो अब अपने होम स्टेट की जीडीपी को बूस्ट करेंगे। ये एक ऐसा वेल्थ क्रिएशन मॉडल है जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी, मजबूत पॉलिटिकल विल और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा है। आज यूपी में जो कुछ हो रहा है वो एक झांकी है उस भारत की जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रही है। कोई भी देश सिर्फ सर्विस सेक्टर या आईटी के दम पर सुपर पावर नहीं बन सकता है। आपको हार्डवेयर बनाना होगा, आपको अपने हथियार खुद डेवलप करने होंगे, आपको अपने चिप्स खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करनी होंगी और भारत ठीक यही कर रहा है। जेवर से लेकर लखनऊ और कानपुर से लेकर के अलीगढ़ तक फैक्ट्रीज की चिमनियां और रिसर्च लैब्स सिर्फ धुआं और डेटा नहीं उगल रही हैं, वो एक नया ग्लोबल लीडर की पटकथा लिख रही है। एक ऐसी पटकथा जहां भारत किसी पर निर्भर नहीं बल्कि दुनिया भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो लोग अभी भी भारत की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर शक करते हैं, उन्हें ग्राउंड जीरो पर आकर के देखना चाहिए कि कैसे एक राज्य ने अपनी पूरी इमेज और इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। चाइना की फैक्ट्री से निकलने वाला सामान अब ग्लोबल मार्केट में भारत की क्वालिटी एंड प्राइसिंग से टकराने वाला है और जब टक्कर बराबरी की होगी तो डेमोग्राफिक एडवांटेज और टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। यूपी का ये इंडस्ट्रियल बूम सिर्फ एक राज्य की सफलता नहीं, ये पूरे भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसका जवाब किसी भी ग्लोबल पावर के पास में नहीं है। लेकिन दोस्तों
जाते जाते आपसे एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूं कि जिस तरीके से अमेरिका ने जेवर के अंदर एडवांस चिप बनाने के लिए भारत पर भरोसा जताया है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत अपनी खुद की सिलिकॉन वैली और डिफेंस इकोसिस्टम के दम पर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट के अंदर दुनिया के दिग्गजों को भी पीछे छोड़ देगा? दोस्तों, आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।